हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रासायनिक समीकरण में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ ज्ञात करेंगे कि अब तक हमने देखा था किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन। तो देखिए ऑक्सीकरण संख्या जिसमें बढ़ती जिस तत्व की उसमें ऑक्सीकरण होता है और जिसमें ऑक्सीकरण संख्या घटती उसमें अपचयन होता है। लेकिन यहाँ हमको देखना है ऑक्सीकारक क्या है और अपचायक क्या है। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का क्या होता है ऑक्सीकरण होगा वह अपचायक पदार्थ का कार्य करेगा और जिस पदार्थ का अपचयन होता है वह ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाता है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखें कि जिसका भी ऑक्सीकरण होगा वो अपचायक कहलाएगा और जिसका अपचयन होगा वो ऑक्सीकारक करेगा, मतलब उल्टा। तो इसे ध्यान दीजिएगा ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा के हिसाब से। तो देखिए हमने एग्जाम्पल दिया है 6FeSO4 प्लस K2Cr2 7 प्लस 7H2SO4 एरो Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3FeSO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 और प्लस 7H2 में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ ज्ञात करना। तो सबसे पहले हम यहाँ इनकी ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं। ऑक्सीकरण संख्या लिखने के बाद ये देखेंगे कि किसकी ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है और किसके में कमी। तो यहाँ देखिए आयरन +2 स्टेट में है और यहाँ आयरन +3 स्टेट में है। तो यहाँ देख रहे हैं 2 से 3 में जा रहा है। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या में 2 इकाई प्रति परमाणु की वृद्धि हो रही है, क्योंकि यहाँ 6 है। तो यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 6 है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो इसलिए यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा और फिर यहाँ देखिए ऑप्शन तो Cr2 6 स्टेट से +3 स्टेट में जा रहा है, मतलब थर्ड देखना 3 आप इससे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ संख्या कितनी है 2 है और यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है। इस प्रकार से ऑक्सीकरण संख्या में कितनी कमी हो रही है 6 इकाई प्रति परमाणु की। प्रति परमाणु यहाँ पे 6 इकाई प्रति परमाणु की कमी हो रही है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 क्रोमियम का 6 है, यहाँ 2 क्रोमियम है, यहाँ पे भी 2 क्रोमियम, तो यहाँ 3 होना चाहिए था। हमने यहाँ 6 लिखा है, ये गलत है, जबकि यहाँ हमें कितना लिखना चाहिए था 3 लिखना चाहिए था। तो आप यहाँ पे 3 लिखिए और यहाँ पे 2 से 3 में जा रहा है तो केवल 1 इकाई प्रति परमाणु की वृद्धि हो रही है। ठीक, इस अभिक्रिया में फेरस सल्फेट का ऑक्सीकरण हो रहा है। इस कारण से फेरस सल्फेट अपचायक पदार्थ कहलाएगा, मतलब करने वाले इसमें ऑक्सीकरण संख्या आयरन की बढ़ रही है और इसमें क्रोमियम की घट रही है। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान दीजिए। तो ये क्या कहलाएगा फेरस सल्फेट अपचायक पदार्थ कहलाएगा और पोटेशियम डाइक्रोमेट है जो वो ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाएगा। फिर यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल, पोटेशियम आयोडाइड प्लस Cl2 से 2KCl और I2 बना। तो यहाँ पे देखिए पोटेशियम +1 स्टेट में, यहाँ भी +1 स्टेट में, इसमें कोई है नहीं अंतर। यहाँ क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या 0 से -1 में तो घट रही है और यहाँ -1 से 0 में इंक्रीज कर रही है, क्योंकि -1 छोटा होता है और 0 बड़ा। तो इस प्रकार से पोटेशियम आयोडाइड अपचायक पदार्थ का कार्य करेगा और क्लोरीन जो है वो ऑक्सीकारक पदार्थ का कार्य करेगा, क्योंकि इसकी ऑक्सीकरण संख्या घट रही है। तो इस अभिक्रिया में पोटेशियम आयोडाइड का ऑक्सीकरण हो रहा है। इस कारण से पोटेशियम आयोडाइड क्या है अपचायक पदार्थ है और Cl2 का अपचयन हो रहा है, इसलिए Cl2 ऑक्सीकारक पदार्थ होती है। इस प्रकार से हम ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ का पता लगाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए ऑक्सीकारक पदार्थ इंग्लिश में जिसको ऑक्सीडेंट कहते हैं, तो ये पदार्थ जिसमें किसी परमाणु की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या होती है वे सदैव ऑक्सीकारक के ही गुण देते हैं और वे अपचायक गुण को नहीं देते। जैसे कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है, K2Cr2O7 अभी हमने पीछे देखा इसकी ऑक्सीकरण संख्या प्लस निकाल लेंगे तो निकालने पे जो आएगा वो हो जाएगा। और फिर H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा होती है, HNO3 में है नाइट्रोजन की, फिर Cl3 में या आयरन की, SnCl4 में SN की। तो इस प्रकार से हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो उसमें Mn की ऑक्सीकरण संख्या +7 होती है, जो Mn की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या है, इसीलिए MnO4 जो है सदैव ऑक्सीकारक के गुण को देता है और यह विभिन्न माध्यमों में अपचित होकर निम्न प्रकार से ऑक्सीकारक के भी गुण को
देता है। जैसे अम्लीय माध्यम में, यह अम्लीय माध्यम में मैग्नेस आयन मतलब Mn+2 स्टेट में अपचयित होकर ऑक्सीकरण के गुण को देता है। जैसे यहाँ देखिए 2MnO4 + 3H2SO4 मतलब अम्लीय माध्यम मतलब हमने एसिड लिया, अम्ल ले लिया, यहाँ MnSO4 में कन्वर्ट हुआ, फिर प्लस K2SO4 और प्लस 3H2O 5 हो जाता ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीकारक पदार्थ का तुल्यांकीय भार सूत्र कैसे निकालते देखिए, ऑक्सीकारक पदार्थ का अणुभार मतलब जो ऑक्सीकारक पदार्थ है और ऑक्सीकरण संख्या में हुई कमी या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इस प्रकार से KMnO4 का जो अणुभार होता है वो 158 होता है। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण संख्या में कितनी इकाई कमी हो रही है, 5 इकाई की। अब देख रहे हैं यहाँ से +7 से +2 स्टेट में जा रहा है। तो यहाँ पे हमने दोनों मान रख देंगे तो हमें क्या ऑक्सीकारक पदार्थ का तुल्यांकीय भार। तो इस प्रकार से देखिए KMnO का तुल्यांकीय भार क्या हुआ, 158/5 तो 31.6। अब यहाँ इसको हम क्षारीय माध्यम में देखते हैं। जब ये क्षारीय माध्यम में पोटेशियम परमैंगनेट क्या करता है, अपचयित होकर ऑक्सीकारक के गुण को देते हैं। कब, जैसे KOH यहाँ पे बेस है तो यहाँ देखिए Mn से Mn+6 में कन्वर्ट हो रहा है, K2MnO4 + CH2O हो जाता है ऑक्सीजन। तो यहाँ KMnO4 का अणुभार तो वही रहेगा 158 है, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या में कमी 1 इकाई क्योंकि 7 से +6 में जा रहा है। जिस प्रकार ऑक्सीकारक पदार्थ का तुल्यांकीय भार 158/1 तो 158 होगा। लेकिन जब ये उदासीन माध्यम में काम करता है, देखिए किस रसायन, जब ये उदासीन माध्यम में क्या करता है, या MnO2 में अपचयित होकर ऑक्सीकारक के गुण को देता है। जैसे KMnO4 + CH2O 2MnO2 + 2KH + 3 हो जाता ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से यहाँ KMnO का अणुभार सब जगह तो वही सेम रहेगा 158 ही। ऑक्सीकरण संख्या में जो कमी हो रही है वो 3 इकाई की हो रही है। कैसे, +7 से +4 में जा रहा है, तो आप माइनस करेंगे खुद देखेंगे उसमें -3 की कमी हो रही थी। इस प्रकार से ऑक्सीकारक पदार्थ का हम तुल्यांकीय भार यहाँ निकालते हैं 158/3 तो 52.6। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अम्लीय माध्यम में ऑक्सीकारक पदार्थ का तुल्यांकीय भार और क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकारक पदार्थ, उदासीन माध्यम में तीनों में अलग अलग है। अब हम यहाँ देखते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2 7 को। इसमें क्रोमियम की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है +6 होती है, जो क्रोमियम की उच्चतम ऑक्सीकरण संख्या। इस कारण से K2Cr2 7 सदैव ऑक्सीकारक के ही गुण को देते हैं। कहने का अर्थ यह है कि जिस भी यौगिक में अगर किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उच्चतम है तो वो ऑक्सीकारक के गुण को देंगे। तो यहाँ देखिए यह अम्लीय माध्यम में क्रोमिक आयन मतलब Cr पे +3 चार्ज में अपचयित होकर ऑक्सीकारक के गुण को देते हैं। तो K2Cr2 7 + 4H2SO4 एरो Cr2SO4 का होल थ्राइस + K2SO4 + CH2O + 3 आ जाता ऑक्सीजन। तो K2Cr2 7 का अणुभार जो होता है 294 होगा। ऑक्सीकरण संख्या में जो कमी हो 6 इकाई की होगी। ऑक्सीकारक पदार्थ का जो तुल्यांकीय भार होगा 294/6 आएगा 49। अब यहाँ देखते हैं नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 होती है। इस कारण से यह NH3 N2O NO या NO2 में अपचयित होकर केवल ऑक्सीकारक के गुण को देंगे। तो यह एग्जाम्पल देखिए, 2 तनु या HNO3 जो हम क्रिया कराते हैं तो ये 2NO में कन्वर्ट होगा प्लस H2O तो 3 हो जाता ऑक्सीजन। और जब यहाँ सांद्र HNO3 को हम लेते हैं तो 2NO2 H2O और 1 हो जाता ऑक्सीजन हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यह अपचयित होकर केवल ऑक्सीकारक के गुण को देंगे। अब यहाँ देखिए अपचायक पदार्थ रिडक्टेंट किसी कहते हैं, तो इसमें वे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को क्या करेंगे, अपचयित करके और स्वयं क्या होंगे, ऑक्सीकृत होंगे, उन्हें हम अपचायक पदार्थ कहेंगे। और वे पदार्थ जिनमें तत्व की क्या होगी, निम्नतम ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकारक किसे कहेंगे, जिसमें ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा होगी, और अपचायक जिसमें तत्व की निम्नतम ऑक्सी मतलब कम से कम, तो वे सदैव अपचायक के गुण को देता है। तो देखिए यहाँ अपचायक पदार्थ क्या है, जैसे H2S, HCl, HBr या KI, FeCl2, HCl, आदि। अब यहाँ एग्जाम्पल देखिए, H2S ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर और H2O। तो यहाँ देखिए सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या 0 होगी और यह इसमें +2 होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है, H2S क्या करेगा, अपचायक पदार्थ का काम करेगा। अब हम यहाँ देखते हैं कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो दोनों गुण के गुण को देते हैं, ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ दोनों के गुण को देते हैं। तो वे कौन से यौगिक होते हैं, तो देखिए वे पदार्थ हैं जिनमें तत्व की ऑक्सीकरण संख्या ना तो निम्नतम और ना ही उच्चतम हो, मतलब मीडियम बीच की संख्या अर्थात मध्य की हो, तो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के गुण को देती है। जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, Cl2, Br2, I2, SO2 और HNO2। यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, H2O2 को जब हम इसकी रिएक्शन लिखते हैं तो H2O में कन्वर्ट होता है और एक नाजात ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। तो यहाँ H2O2 ऑक्सीकारक का कार्य करे, क्योंकि यहाँ ऑक्सीकरण संख्या -1 से -2 में जा रही है
मतलब उसकी ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। और यहाँ देखते हैं H2O2 जब इसकी हम अगली मतलब पुनः क्रिया लिखते हैं तो ये जब यहाँ ये मतलब एक तरह से इसका यहाँ पे हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं -1 से ये शून्य में कन्वर्ट हो रहा है, हमें 2 नवजात हाइड्रोजन प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ ये अपचायक पदार्थ का कार्य करेगा। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे पदार्थ मतलब यौगिक है जो ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों का कार्य करते हैं। तो ये कभी कभी पेपर में पूछ लेते तो आपको ये पता होना चाहिए। फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन हमने छोटा सा लिखा है, कभी कभी पूछ लेता है, खास करके तैयारियों के एग्ज़ाम में। आप एक्सरसाइज भी हल करिएगा। क्या कारण है कि H2S केवल अपचायक का ही गुण देता है जबकि SO2 ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के गुण देता है? क्यों? अभी आपको हमने ऊपर बताया कि जिसमें ऑक्सीकरण संख्या निम्नतम होती है वो अपचायक के गुण को देगा और जिसमें ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा होगी वो ऑक्सीकारक के गुण को देंगे। लेकिन जिनमें संख्या मध्य की हो, कहने का अर्थ ये है कि मतलब उसमें ऑक्सीकरण निम्नतम, उसकी ऑक्सीकरण संख्या बीच की हो, ना ही अधिकतम हो ना ही कम हो ज़्यादा, तो वो दोनों का गुण देगा। तो इस प्रकार से H2S में हम देखते हैं सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 है जो कि सल्फर की निम्नतम ऑक्सीकरण संख्या है। इसलिए H2S केवल दूसरे को ऑक्सीकृत कर सकता है और इसलिए सदैव अपचायक का गुण देगा। ठीक, जबकि SO2 है जो में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 है जो कि एक मध्य की ऑक्सीकरण संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं सल्फर की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है। इसलिए SO2 ऑक्सीकारक और अपचायक दोनों के गुण को देगा। तो ये सामान्य सी बात है। तो आप मतलब इस तरह से आज ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है और आप लोग एक्सरसाइज करिएगा। एक्सरसाइज करने के बाद अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो हमारे वीडियो में कमेंट करिएगा और हमारा पढ़ा हुआ आप लोग को समझ में आता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।